नमस्कार दोस्तों बारामती प्लेन क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि भारत में जो रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर जो छोटे मोटे पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस करता है। यहां पर हम सवाल प्लेन कौन सा क्रैश हुआ इसके ऊपर नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम सवाल करने वाले हैं कि क्या हमारे भारत के जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वो उतने ही सेफ है जितना हम समझते हैं या नहीं। और यहां पर एक चीज और हम ध्यान में रखेंगे कि अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इस प्लेन क्रैश की भी इन्वेस्टिगेशन की जांच अब एएआईबी को सौंप दी गई है और यह शाम की न्यूज है। एएआईबी भारत का खुद का एयरपोर्ट एक्सीडेंट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है, जिसका स्टैब्लिशमेंट 2012 में हुआ था और लगभग अगर देखा जाए तो अभी तक ये 150 ऐसे ही प्लेन हादसों की जांच कर चुकी है। देखिए, आम नागरिक की अगर बात की जाए तो यहां पर यह भी एक प्रकार का एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। ऑलरेडी जून 2025 में एयरपोर्ट, आपको ध्यान होगा कि एयर इंडिया AI-171 प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 260 लोगों की जान गई थी। उसके बाद एआईबी ने अभी तक उसके रिगार्डिंग भी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, लेकिन हफ्ते भर पहले ही यहां पर यूएस की एक बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस हो चुका है, जिसमें उसके भी प्लेन एक्सीडेंट का जो एक टेक्निकल फेलियर बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फेलियर एक बताया जा रहा है, जिसके कारण वो प्लेन क्रैश हुआ था। और यहां पर अब बोइंग भी पूरी दुनिया में सवालों के घेरे पर आ चुकी है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि रिसेंट में हमारे पास जो शाम को अपडेट आई है उसके हिसाब से अब इसकी भी जांच भारत की खुद की जो इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है उसके पास सौंप दी गई है, जिसका नाम है एआईबी। देखिए, कल से अगर देखा जाए और आज से देखा जाए काफी ज्यादा सुर्खियों पे ये पूरी न्यूज है, क्योंकि इसने भारत की जो रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं उड़ान स्कीम के अंतर्गत, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया है। तो पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो भारत में भले ही एयरपोर्ट्स के रिलेटेड रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट पब्लिक सेफ्टी को भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पर पायलट का ही हर बार दोष नहीं होता है। आप अगर प्रॉपर्ली इसे समझेंगे तो ये पूरा एक सिस्टम फेलियर भी आपको नजर आएगा, जिसे नजरअंदाज किया गया बहुत लंबे समय तक। तो अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो देखिए, आज द हिंदू में भी यही आर्टिकल आया था, न्यूज भी यही पब्लिश हो रही है कि लगातार फेयरवेल के बाद भी जो पूरे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा बारामती प्लेन क्रैश से रिलेटेड ही है। और देखिए, भारत के जाने माने हस्तियों के इसी तरह के प्लेन हादसों से लगातार मौतें भी होते आई है, जिसमें अगर नाम लिया जाए तो यहां पर होमी जहांगीर भाभा है, संजय गांधी है, महादेव राव सिंधिया है, इसके बाद जीएमसी बाला योगी है, YS राजशेखर रेड्डी है, विपिन रावत जी है, विजय रूपाणी जी है, अजीत पवार जी भी अब इसमें आपको देखा जाए तो देखिए शामिल हो जाए। और ये जितने भी बड़े बड़े राजनेता है या फिर मिलिट्री बैकग्राउंड से हमारे साइंटिस्ट हैं, सबकी इसी तरीके के प्लेन क्रैश के कारण ही मौतें हुई है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से जो जून में हुआ हादसा था इसे उसने फिर से ताजा कर दिया है, जिससे अभी ही पूरा भारत उभरा था। यहां पर अगर आपको इस तरीके की वीडियोस के अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हमारी सुबह 8 बजे की जो डेली लाइव क्लासेस होती है उसके रिगार्डिंग भी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें हम द हिंदू का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर देखिएगा कि आखिर ये हुआ क्या, पूरा जो इंसिडेंट ओवरव्यू है वो क्या था। तो यहां पर एक लियर जेट 45 एयरक्राफ्ट नाम का ये आपको एयरक्राफ्ट यहां पर दिख रहा होगा। ये जो एयरक्राफ्ट है ये सेकंड लैंडिंग की ड्यूरेशन में क्रैश हो गया। अब बात करते हैं सेकंड लैंडिंग की। तो जब फर्स्ट लैंडिंग थी प्रॉपर्ली विजिबिलिटी नहीं हुई थी, लेकिन जब सेकंड लैंडिंग हो रही थी तो फिर सेकंड लैंडिंग के ड्यूरेशन में ये थोड़ा टिल्ट होता है और अपने रनवे से भटकता है और क्रैश हो जाता है। तो यहां पर जो इनिशियल प्रोब आया है उसके हिसाब से क्रैश जो बताया जा रहा है वो पुअर विजिबिलिटी कंडीशन के कारण हो रहा था, और पुअर विजिबिलिटी कंडीशन के कारण हुआ, जो कि फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट जब फेल हो गई थी तब सेकंड लैंडिंग के ड्यूरेशन में ये क्रैश हुआ है। एयर स्ट्रिप जो है यहां पर बारामती में जो बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए ही यूज की जा रही थी, और वो भी तब जब उस पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट भी हो रहे थे। अब बात करते हैं बारामती एयरपोर्ट की। अब देखिए, यहां पर अगर आपको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि यहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर बताया जा रहा है वो है पुअर विजिबिलिटी कंडीशंस का, और दूसरा फर्स्ट लैंडिंग जब फेल हुई तब सेकंड लैंडिंग की ड्यूरेशन में ये आपका प्लेन क्रैश होता है। और यहां पर जो बारामती है इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस सिर्फ प्राइवेट फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए किया जाता था, लेकिन फिर भी ये बहुत एक्टिव एयरपोर्ट था, यहां पर बहुत लंबे समय से वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे थे। अब जो इमीडिएट कॉज है, जो अदर रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है, सेकंड लैंडिंग अटेम्प्ट जब हुआ
तो जो एयरक्राफ्ट था वो अपने लेफ्ट के साइड रोल होता है और रनवे से हट जाता है, जिसके कारण वो बगल में जो पूरा आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर लैंड था वहां पर मूव हो जाता है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। और इसके कारण हुआ ये कि बहुत मैसिव इंपैक्ट पड़ा था पूरे एयरक्राफ्ट में, और लगभग देखा जाए तो इतना बड़ा वो इंपैक्ट था कि आसपास के रीजन तक में भी उसका एक वीडियो सरफेस हुआ है। और ऐसी जब स्थिति बनती है तो ध्यान में रखिएगा, सर्वाइविलिटी के कोई भी चांसेस नहीं होते। आपने देखा होगा कार का जब एक्सीडेंट होता है तो इक्का दिक्का सर्वाइविलिटी के चांसेस रहते हैं, लेकिन रनवे के टाइम चाहे आप लैंडिंग की बात करें या फिर आप फ्लाइट की बात करें, दोनों ही कंडीशन में सर्वाइविलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहां पर पूरे के पूरे लोगों की मौत बताई जा रही है, डेथ बताई जा रही है। और रिकॉग्निशन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया था वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। तो यहां पर हुआ ये कि जितने भी पायलट्स होते हैं इस तरीके की एयरफील्ड्स में, उनको अपना एक जो लैंडिंग होता है वो सिर्फ बेयर आई के माध्यम से ही करना होता है। मतलब आप समझिए, मतलब पायलट को अगर प्लेन को लैंड करना है तो वो अपनी रिस्क पर ही करता है, वो कितना स्किल्ड है, वो कितना केपेबल है, उसके आधार पर ही करता है। मतलब यहां पर ये एक प्रकार से आप मैसेज निकाल सकते हैं कि जो बारामती एयर स्ट्रिप है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं थी, और उसके कारण भी है, मैं आपको समझाता हूं। ये बताता है कि किस तरीके से कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन रिस्क आ जाती है लो विजिबिलिटी कंडीशन में। CFIT का ये एक अपने आप में मसला निकलता है। आप देखिए, ये जो पूरी चीज है इसको मैं आपको समझाने की बात करता हूं, क्योंकि इस एयर स्ट्रिप की बात की जाए, स्पेशली बारामती और भारत में जितने भी बारामती जैसे रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उड़ान स्कीम को प्रमोट करने के लिए एयर स्ट्रिप्स को बनाया गया है, एयरपोर्ट्स को, छोटे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया है ताकि उड़े देश का आम नागरिक के साथ भारत की रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। लगभग ज्यादातर एयरपोर्ट्स में इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है भारत के दूसरे छोटे एयरपोर्ट्स के लिए कि अगर आपके पास भी बेसिक मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है तो उससे पूरे तरीके से अपग्रेड कर ले। अदरवाइज ये तो एक हादसा है, और हादसे के बाद ही सरकार जागती है, ये इतिहास ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट अपने आप में ये मसला है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो इस एयर स्ट्रिप में बेसिक एविएशन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की बहुत कमी थी। अब देखिए क्या चीज होती है ये। तो सबसे पहले यहां पर ILS की कमी थी, मींस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी भी पायलट को जब लो विजिबिलिटी रहती है तो उसमें लैंडिंग के टाइम काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अब ये क्या होता है इसको मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूं। इसके अलावा मीटरोलॉजिस्ट की कमी थी, जो लगातार अपडेट देते हैं, रियल टाइम वेदर इनपुट देते हैं कि विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं, वेदर कंडीशन प्रॉपर है क्या नहीं। इसके अलावा फुल फ्लेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी थी। मतलब यहां पर ATC की भी अगर बात की जाए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी बात की जाए, तो यहां पर वो भी काफी ज्यादा कम थे वहां पर एम्प्लॉय। और एक प्रकार से जो ATC है, अगर आप देखेंगे यहां पर जो ATC है वो प्राइवेटली ओन है। मतलब यहां पर एक प्रकार से एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कम्युनिकेट करता है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वही नहीं था। फुल फ्लैश का मतलब यह है कि प्रॉपरली उसमें एम्प्लॉयज भी नहीं थे, कमी थी। इसके अलावा फायर फाइटिंग रेस्क्यू की कमी थी और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो अब आप समझ सकते हैं ATC की अगर बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा, ATC फुल फ्लैश तभी हो सकता है जब AAI के द्वारा किसी एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया हो। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बारामती एयर स्ट्राइप ऑलरेडी प्राइवेटली ओन और प्राइवेटली मैनेज किया जा रहा था। ओन तो अपन नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि 2023 में इसे अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री अनिल अंबानी है, उनको दिया गया था डेवलप करने के लिए। 2023 में इसे वापस से महाराष्ट्र ने रिक्लेम कर लिया, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए। जो ठेका, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 2009 से लिया था, 2009 से लेकर 2023, आप समझ सकते कितना बड़ा ड्यूरेशन है किसी भी एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। और अगर रिलायंस इंडस्ट्री में अनिल अंबानी जी की बात की जाए तो आपको पता है कि किस तरीके से वो घाटे पे चल रही है, कितने नंबर ऑफ एलिगेशंस उनके ऊपर भी लग चुके हैं। एक प्रकार से वो भी जांच के दायरे में आ चुकी है। तो यहां पर जब इतनी चीजों की कमी नहीं होगी, मतलब यहां पर अब बात आती है सिर्फ उसे पायलट की स्किल की। अब आप देखिए भारत के कितने डेडिकेटेड पायलट्स थे। इतनी चीजों की कमी होने के बावजूद भी बहुत लंबे समय से वो भारत में फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे हैं, सेफली ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में सिग्नल करता है अदर रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स के ऊपर भी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, यहां पर आपको सबसे पहली बात तो ILS देखने को मिलेगा। ILS मींस होता है आपका, ILS एक ऐसा सिस्टम होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके एयरपोर्ट में किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए। अब आप यहां देखिएगा कि ILS काम कैसे करता है। तो यहां पर आपको एक प्लेन दिया है,
ये ग्लाइड स्लोप दिया है, मतलब जिस ग्लाइड स्लोप में आपका प्रॉपर प्लेन को लैंड होना चाहिए। इसके लिए देखिए यहां पर लोकलाइजर एंटीना होता है और लोकलाइजर एंटीना की रेंज में वो प्रॉपर हिट होना चाहिए। इसके अलावा नंबर ऑफ लाइट सपोर्ट सिस्टम्स भी रहते हैं। यहां अगर आप देखेंगे इस इमेज में तो वो लाइट सपोर्ट सिस्टम इसलिए दिए जाते हैं ताकि लो विजिबिलिटी की ड्यूरेशन में ये एक प्रकार से अप्रोच की तरह काम करते हैं। जब लो विजिबिलिटी रहती है तो पायलट इन्हीं लाइट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिप का अंदाजा लगाता है और उसी अंदाजे के आधार पर वो अपने प्लेन को वहां पर लैंड करता है। इसे बोलते हैं अप्रोच लाइटिंग सिस्टम। अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए ये लाइट दिख रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि शाम का वक्त है, लो विजिबिलिटी है, तो यहां पर लाइट्स नहीं लगाने की आवश्यकता थी। हर एक एयरपोर्ट में ये जो ILS होता है और इसके अलावा ALS होता है जिसे अप्रोच लाइटिंग सिस्टम होता है, ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है क्योंकि ये एयरपोर्ट में, याद रखिएगा, जितने भी प्लेन्स उड़कर जाते हैं वहां पर वापस लैंड करते हैं उनकी विजिबिलिटी के लिए होता है, वो उनको डायरेक्शन देते हैं। और इसके साथ साथ जो भी किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है, जैसे कि यहां पर अगर बात की जाए तो एक प्राइवेट ही जेट था, तो हर एक प्राइवेट जेट में एक लोकलाइजर होता है जिसे आप एक बाइक का जो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अपन को किलोमीटर का पता चलता है, इसके अलावा कितनी आपने गाड़ी ड्राइव करी है, एक प्रकार से उसमें आपको एक और चीज़ पता चल जाती है कि कितना उसने एवरेज दिया है। वैसे ही जो लोकलाइजर होता है ये गाइड करता है किसी भी जेट को लैंड करने में, और ये अलाइन होना चाहिए इन दो चीज़ों के साथ, एक तो ILS के साथ और ALS के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है और बेसिक चीज होती है और इसी चीज की कमी थी। अब देखिए प्रॉपर कनेक्ट करने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेट करने के लिए ATC का होना भी बहुत जरूरी होता है, मींस एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी होना बहुत जरूरी होता है। जो इस तरीके से आप देख रहे विजिबिलिटी रहती है, कई सारी आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो लगातार पायलट्स को जानकारी देते रहते हैं कि आपको सेफली लैंड करना है या नहीं करना है, आपके लिए रास्ता क्लियर है कि नहीं है, किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। इवन पायलट्स भी लगातार इन्हीं ATC के वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं और यहां पर ATS की ही कमी थी और ATS फुल फ्लैश नहीं होने के कारण आप समझ सकते हैं कि ये एक भारी दिक्कतें है जिसे हर एक पायलट, जितने भी रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर अभी छोटे एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको एक केस सुनने को मिला है अभी, एयर स्ट्रिप्ट जो है उसे फिलहाल अनकंट्रोल्ड एरोड्रम कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अनकंट्रोल्ड एरोड्रम है ये AAI ATC की कवरेज के अंतर्गत नहीं आता है, मींस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए जहां पर हादसा हुआ है ये सिर्फ आपको एक रोड ही दिखेगी, ना यहां पर आपको अप्रोच लाइटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, ना यहां पर आपको लोकलाइजर एंटीनास देखने को मिलेंगे, ना ही आपको यहां पर कोई एंड सिग्नल देखने को मिलेंगे जिसके कारण पायलट अंदाजा लगा सके कि उसे किस पर्टिकुलर प्लेन को किस डायरेक्शन में ग्लाइड करना है और फिर फर्दर रनवे में ले जाना है। और अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लैंडिंग जब फेल हुई तो सेकंड लैंडिंग अटेम्प्ट में जब उसने लेफ्ट की साइड टिल किया तो वो यहां पर चला गया और फिर यहां पर ही आपको क्रैश साइड देखने को मिलेगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत ही भले ही आप इसे एक छोटी सी चीज बोल दे, लेकिन इस छोटी सी चीज ने उस जेट में जितने भी लोग बैठे थे सबकी डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अपन फ्लाइट्स की बात करते हैं, प्लेन्स की बात करते हैं, तो पायलट के लिए एक छोटी सी एक कुछ भी कि अगर मिसमैनेजमेंट हो जाए तो एक बड़ा अंजाम दे सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। अब यहां पर बात वही आ रही है कि यहां पर पायलट की गलती आप नहीं बता सकते, पूरा का पूरा एक सिस्टम आपको यहां पर फेल होते हुए दिखेगा क्योंकि हर एक चीज की यहां पर कमी है। और भारत में ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, उड़ान स्कीम के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा मोर देन 93 अभी फिलहाल छोटे एयरपोर्ट्स को ऑपरेट किया जा रहा है, चाहे वो रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है, आप किसी भी कैटेगरी में उसे रख ले, लेकिन ओवरऑल 93 है जो भारत में उड़े देश के आम नागरिक जो 2016 में लॉन्च की गई थी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के आत्मनिर्भर भारत के साथ अलाइन हो रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन बात वही आ रही है कि यहां पर पब्लिक सेफ्टी की क्या चीज है, यहां पर पायलट के लिए क्या आपने किया है, तो यहां पर पूरा सिस्टम ही आपको फेल होता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो बारामती एयरपोर्ट है उसे MIDC ने ओन करके रखा है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है और MIDC ने इसे 2023 के बाद से प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल्स को लीज पर देखे रखा है। कारण यही है कि यहां पर बहुत रीसेंट VIP मूवमेंट्स लगातार होते आए हैं और अक्सर इसे बिजनेस जेट और चार्टर एयरक्राफ्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है। अब आपको समझना होगा
कि अगर यहां पर मसला उठाया भी जा रहा है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एमआईडीसी की बात की जाए तो एमआईडीसी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया था। कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाने का ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो सिंपल सा रहता है, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, भले ही वो एविएशन ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, उसे प्रमोट किया जा सके। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं इसका रेलेवेंस क्या होने वाला है। और देखो अभी जो रिसेंट में हमारे पास खबर आई है, ठीक है, ऑलरेडी ये जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट देके रखा था इसके डेवलपमेंट के लिए, ये अनिल अंबानी को देके रखा था, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया, पूरी की पूरी प्रोग्रेस ही लैक हो गई थी। आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र ने इसे वापस से रिक्लेम कर लिया 2023 से। अब अकेले महाराष्ट्र में बारामती एमआईडीसी एयरपोर्ट नहीं है, इसके अलावा नागपुर एमआईडीसी भी है, जहां पर नागपुर फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड है, अदर एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा अमरावती भी है। और अगर आप देखोगे इन तीनों को गूगल इमेजेस के माध्यम से तो आपको सेम चीजों की ही कमी देखने को मिलेगी। अब यहां पर कौन सी ऐसी अथॉरिटीज है जो इस पूरे मसले पर अपना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाली है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है डीजीसीए। देखिए पहले भारत में जितने भी एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्सीडेंट हुए भी होंगे, सबकी जांच का जिम्मा डीजीसीए के पास था। वो तो 2012 में जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी स्टैब्लिश होता है, तब जाकर ये जिम्मा इन्वेस्टिगेशन का एएआईबी को दिया जाता है और डीजीसीए को इसकी एक अम्ब्रेला, इसके ऊपर की मिनिस्ट्री पे बिठा दिया जाता है। मतलब एएआईबी अंडर द डीजीसीए ही काम करती है। जो इनिशियल रिपोर्ट डीजीसीए की आई है उसने ये बताया है कि जो विजिबिलिटी थी वो 3 किलोमीटर तक की ही थी, मतलब जस्ट 3 किलोमीटर, यू कैन इमेजिन, और होनी कितनी चाहिए, 5 किलोमीटर। और जो लास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसने इसके ऊपर ऑडिट किया था, वो फेब 2025 के बाद से किसी भी तरह का ऑडिट उसमें देखने को नहीं मिला। मतलब जो ऑडिट भी हुआ था, किसी भी तरीके के रेड फ्लैग उस पर नहीं आपको देखने को मिलेंगे। अब जो एआईबी है वो क्या करने वाली है, सबसे पहले तो वो डिसीजन को चेक करेगी सेकेंड लैंडिंग के बारे में। अब ये जो डिसीजन है, याद रखिएगा, ये हमेशा जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके आधार पर ही चेक किया जाता है, जो अपने आप में ऑरेंज इन कलर होता है। और जो लास्ट मोमेंट होते हैं किसी की क्रैश के भी, किसी भी फ्लाइट के क्रैश के भी, ये उसे रिकॉर्ड करता है ताकि एक स्टेटस पता चल सके कि आखिरकार लास्ट मोमेंट में हुआ क्या था। फिर एटीसी की एडिक्वेसी को ये चेक करेगा कि अगर फुल फ्लैज स्टाफ था भी नहीं तो कितने नंबर ऑफ स्टाफ थे, कितने नंबर ऑफ स्टाफ ने कम्युनिकेट करने का प्रयास किया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी ये एएआई के अंतर्गत नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है स्टाफ की भारी कमी रही होगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस भी थे और कंप्लायंस क्या थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से। और यहां पर अभी जो शाम की न्यूज है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस पूरी जांच को टाइम बाउंड मैनर में करने का आदेश दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो खबर आएगी वो पूरा का पूरा तय कर देगी कि भारत में किस तरह की अब आवश्यकता होने वाली है। अब देखिए ये इंसिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है एविएशन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हाईलाइट करता है भारत की जो एक इनएडिक्वेट फैसिलिटी चल रही है रीजनल सेफ्टी एविएशन के नाम पे, पहली बात तो उसके ऊपर, और दूसरा कंसर्न रेस करता है हमारे भारत की उड़ान स्कीम को, जो 2016 में लाई ही इसलिए गई थी ताकि हर एक आम नागरिक का जो सपना होता है प्लेन में बैठने का, अपने परिवार को बिठाकर घुमाने का, वो पूरा हो सके। और देखिए ये पूरा हो भी रहा है, लेकिन फिर भी जो और जिस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी एक्सपेंशन हो रहा है उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और यहां पर देखिए सेफ्टी एट नॉन मेट्रो एयर स्ट्रिप, ये भी एक बड़ा कंसर्न रेस करता है। गवर्नेंस रेगुलेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉपर एक गैप देखने को मिलेगा रेगुलेटरी ओवरसाइट का, ऑन ग्राउंड एनफोर्समेंट का। इसके अलावा ये क्वेश्चन रेस कर रहा है कई सारी बॉडीज के ऊपर। सबसे पहला तो है यहां पर प्राइवेट ऑपरेटर्स, जिसके जिम्मे में एटीसी था, दूसरा स्टेज एजेंसीज के ऊपर, तीसरा डीजीसीए के रोल के ऊपर, और चौथा यहां पर बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या। अब डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट में सिर्फ इनका ही जिम्मा नहीं होता है, बल्कि किसी भी तरह का अगर अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट टाइप की चीजें भी क्रिएट होती है तो आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस है। तो यहां पर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की भी आपको कमी देखने को मिलेगी, जो कि स्मॉलेस्ट एयर स्ट्रिप में रहती ही रहती है। और इसके अलावा डिलेड रेस्क्यू फायर फाइटिंग की भी आपको यहां पर कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि फायर फाइटर्स का होना एयरपोर्ट में बहुत जरूरी होता है। लेकिन भारत में जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखा गया तो ये चीजें एक बड़ा कंसर्न रेस कर सकती है। और भारत में हाई प्रोफाइल इस तरीके के एविएशन ट्रेजेडीज लगातार होते भी आई है। मतलब यहां पर आप अगर देखेंगे तो सिंपल सी बात है,
ये यहां पर अंडरलाइन करता है सिस्टमेटिक सेफ्टी रिफॉर्म्स को, ना कि तुरंत कोई होने वाले जो अपने रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके लिए, जैसे अपन एडहॉक रिस्पॉन्सेज बोलते हैं। जब तक सिस्टमेटिक सेफ्टी रिस्पॉन्स नहीं होगा, भारत में आने वाले टाइम में भी इस तरीके के एक्सीडेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए मसला क्या है और क्या करना चाहिए। तो यहां पर सीधी सी बात है, जितने भी ऑपरेशनल एयर स्ट्रिप्स है, सबसे पहली बात तो उसे आज अपग्रेड करने की आवश्यकता है, वो भी मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ। इसके अलावा जो आईएलएस होते हैं, आरएनएवी होते हैं, जो एक लाइट स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करते हैं, जो लैंडिंग के दौरान जो अप्रोच लाइटिंग सिस्टम होती है वो भी होना चाहिए, इवन फॉर नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग भी, तो वो भी मैंडेटरी अब कर देना चाहिए। और इसे अब याद रखिएगा एएआई एटीसी कंट्रोल के अंतर्गत भी इसे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितने भी एयर स्ट्रिप्स है जैसे फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है, वीवीआईपी मूवमेंट्स के अंतर्गत भी यूज किया जा रहा है, चलिए आम लोगों की चिंता नहीं है, कम से कम नेता लोग की ही चिंता करिए, क्योंकि अगर वहां पर नेता लोग आ रहे हैं मतलब आम लोग की भी हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एक इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप हो सकती है। तो प्रॉपर एटीसी कंट्रोल होना चाहिए, मींस एयर ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा डीजीसीए को अब अपने ऑडिट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और रियल टाइम कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार ऑडिट हो गया तो अगले 2-3 साल तक ऑडिट ही नहीं हुआ, है ना। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि लगातार फ्रीक्वेंट बेसिस पे अब डीजीसीए को ऑडिट करना पड़ेगा। और जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं लैंडिंग के पहले या फिर फ्लाइट होने के बाद, वो जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो सब के सब को तुरंत क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर बात आ रही है इंटीग्रेटेड एविएशन सेफ्टी की, और इसे भी अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग के अंतर्गत जोड़ने की अब आवश्यकता बन चुकी है। तो दोस्तों ये जो चीज है ना, ये क्लियर सिग्नल था, आप देख सकते हैं ये भारत की रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक क्लियर सिग्नल था। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों इस पूरे मसले के बारे में आपको क्या सोचना है, क्योंकि